Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, जैसा कि मैंने एक दिन इमेज डाला था आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों में से, तो जो नया सिलेबस आपके रीट में जुड़ा है उस नए सिलेबस को मैं इन बुक्स में से आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें एक टॉपिक आपके लेवल 1 में भी है, लेवल 2 में भी जो नया जुड़ा है वो है सौरमंडल और पृथ्वी से संबंधित टॉपिक है। तो जिसको मैं आपको कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास भाग 2 इस बुक्स से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। चाहे आप लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, एसएसटी, मैथ्स, साइंस, जिस भी आप सब्जेक्ट से हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ही आवश्यक है साथियों। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को शुरुआत से। तो मित्रों, ये जो सामाजिक विज्ञान की एसएसटी की बुक है पृथ्वी हमारा आवास भाग 2, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी बिल्कुल सेम ही चलती है, ये बुक दोनों के द्वारा प्रकाशित है साथियों। तो इसी बुक में जो विषय सूची दे रखी है, पहले में सौरमंडल में पृथ्वी, हम इसको कवर करने वाले हैं साथियों इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा, मैं नोट्स के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, आप अच्छी तरह से समझना। सौर परिवार नाम से ये टॉपिक है मित्रों। देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो एक एक लाइन से एक एक प्रश्न बनेगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया आपका कि सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है को कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? इनको खगोलीय पिंड कहते हैं। जो रात में जो भी चीज़ चमकेगी उसको हम खगोलीय पिंड कहेंगे। और इन खगोलीय पिंडों को ही साथियों तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। जैसे सूर्य भी एक तारा है, लेकिन इनमें कुछ विशेष अंतर भी होता है। देखिए, एक तारों का एक समूह होता है जिसके और कहा जाता है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों, 7 संतों का समूह, जिसको 7 तारों का समूह भी कहते हैं, जो कहलाता है साथियों सप्तऋषि। ये नक्षत्र मंडल का ही एक भाग होता है साथियों। देखिए, एक तारा होता है ध्रुव तारा। जो ये ध्रुव तारा है साथियों, ये उत्तर दिशा को बताने वाला तारा होता है। पहले के समय में लोग जब यात्राएं जाते थे दूर दूर, तो रात के समय जब उनको जब दिशा सूचक यंत्र नहीं था, तो रात के समय उनको ध्रुव तारा ही दिशा का ज्ञान कराता था साथियों। देखिए, आगे बढ़ेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखो क्या है भाई, जो रात के समय में चमकेगा उसको तो कहेंगे खगोलीय पिंड, लेकिन चमकने के बावजूद कई जो खगोलीय पिंड है उनमें प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है। प्रकाश और ऊष्मा, सॉरी, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है साथियों। पृथ्वी में खुद का प्रकाश नहीं होता है, न ही खुद की ऊष्मा होती है। जैसे चंद्रमा है, एक ग्रह है, रात के समय हमें चमकता दिखाई देगा, ये खगोलीय पिंड तो है, लेकिन इसको हम तारा नहीं कहेंगे, बल्कि इसको कहा जाएगा ग्रह। तो ग्रह और तारे में क्या अंतर है? जो तारा होता है उसका खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है, लेकिन जो ग्रह होता है उसका खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती है, बल्कि वे तारों के माध्यम से चमकते हैं। तो आपको ये अंतर भी याद होना चाहिए साथियों। देखिए, पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से लेती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य है साथियों। और पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा किससे लेती है? सूर्य से लेती है। मित्रों, पृथ्वी को बहुत दूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकते हुए प्रतीत होती है। कि जैसे हमें चंद्रमा रात में प्रकाशित हुआ दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन वो चमकता नहीं है, बल्कि अन्य तारों की वजह से चमकता है। ऐसे ही पृथ्वी को जब आप बहुत दूर से देखोगे, मतलब मान लीजिए पृथ्वी को आप चंद्रमा से देखिए मित्रों, तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि यार पृथ्वी बहुत जोर से चमक रही है। तो वो चमकती नहीं है, क्योंकि खुद का प्रकाश और ऊष्मा उसमें नहीं है, लेकिन वो तारों के माध्यम से चमकती है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, शॉर्ट नोट्स को देखते हैं। तो मित्रों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है।
तो साथियों एक होता है ग्रह, एक होता है क्षुद्र ग्रह, एक होता है आपके उपग्रह, और कुछ होते हैं तारे। तो सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए। तारे खुद प्रकाशमान होते हैं, ग्रह खुद प्रकाशमान नहीं होते हैं। क्षुद्र ग्रह पहले ग्रहों के ही भाग थे, लेकिन ये टूटकर अलग हो गए। और एक होते हैं उपग्रह जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा, पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, अलग अलग ग्रहों के कुछ ग्रहों के चंद्रमा हैं, कुछ के चंद्रमा नहीं हैं। किसी ग्रह के ज़्यादा चंद्रमा है, किसी के कम चंद्रमा है, लेकिन पृथ्वी के एक ही चंद्रमा है साथियों, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये भी एक ग्रह में ही आता है, मतलब उपग्रह में आता है, क्योंकि यह ग्रह के चक्कर लगा रहा है। अब बात करेंगे सौर मंडल की। तो मित्रों हमारा जो सौर मंडल है ये सूर्य सहित 8 ग्रहों से मिलकर बना है, जिसमें उपग्रह भी आ रहे, अन्य खगोलीय पिंड भी आ रहे, जैसे शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है मित्रों। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या पूछी आपसे जा सकती है कि कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और सौर मंडल का निर्माण ग्रहों से, उपग्रहों से, खगोलीय पिंडों से, जैसे शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड वगैरह इनसे मिलकर हुआ है। मित्रों सूर्य की अगर हम बात करें तो ये सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में, मतलब ये बीच में स्थित है और इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं साथियों। इसका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, मतलब जो ये बीच में सूर्य स्थित है, इसके साथ में जैसे बुध ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, शनि वगैरह जो भी ग्रह है मित्रों, ये एक निश्चित दिशा में क्यों चक्कर लगाते हैं? क्योंकि जो ये सौर मंडल है, जो ये सूर्य है, इसका खिंचाव बल ही इन सभी को बांधे रखता है। और अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी से, लगभग सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लगभग कितने दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य दूर है साथियों। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात करेंगे ग्रहों की, तो ग्रहों में सौर मंडल की अगर बात करेंगे तो इसमें कुल 8 ग्रह है साथियों। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहला सूर्य की दूरी के अनुसार हम लिख रहे हैं, सबसे पहला ग्रह आता है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। फिर आता है आपके शुक्र ग्रह, जो दूसरे नंबर पर है। फिर आता है आपके पृथ्वी ग्रह, जो तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट आता है आपके मंगल, चौथे नंबर पर। बृहस्पति 5वें नंबर पर। शनि 6ठे नंबर पर। और नेपच्यून यूरेनस 7वें नंबर पर। और नेपच्यून 8वें नंबर पर है साथियों। इस प्रकार आपको सबसे दूर पूछे कि सूर्य से सबसे दूर तो नेपच्यून, सबसे नज़दीक तो बुध, पृथ्वी का नंबर तीसरा, मंगल का चौथा। बिल्कुल नंबर आपको इसमें से याद रखने पड़ेंगे साथियों। जैसे यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये सूर्य है साथियों, ये सूर्य, तो इसके चारों ओर ये जो बुध ग्रह है ये चक्कर लगा रहा है चारों ओर, इधर जगह नहीं दे रखी है। तो सबसे ये बुध ग्रह, फिर इसके बाद आता है आपके बुध ग्रह के बाद में साथियों दूसरे नंबर पर आता है आपके शुक्र ग्रह, तीसरे नंबर पर आते हैं पृथ्वी ग्रह, चौथे नंबर पे मंगल ग्रह। फिर मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में मित्रों ये जो शुद्र ग्रह है ये चक्कर लगा रहे हैं। किस किस के बीच में? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये छोटे छोटे जो शुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो पहले ग्रह के ही भाग थे, लेकिन किसी विस्फोट की वजह से टूटकर अलग हो गए, तो उनको कहते हैं शुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में आता है आपका शनि ग्रह, उसके बाद में आता है यूरेनस, और सबसे अंत में आता है नेपच्यून ग्रह साथियों। देखिए बुध की अगर हम बात करेंगे मित्रों, बुध ग्रह की, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। मतलब यहाँ पर एक वर्ष का समय कितने दिन का होता है? 88 दिन का। और ये खुद के अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। शुक्र ग्रह जो दूसरा नंबर का ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 255 दिन में लगाता है। मतलब यहाँ का जो एक वर्ष का समय वो 255 दिन का, और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। तीसरा ग्रह है पृथ्वी ग्रह, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है पृथ्वी, इसलिए हमारे
यहाँ एक वर्ष का समय 365 दिन का होता है और अपने अक्ष पर घूर्णन ये एक दिन में कर देती है। चंद्रमा की संख्या एक है, मतलब पृथ्वी का अपना खुद का एक चंद्रमा है प्राकृतिक, जिसकी संख्या कितनी है? एक है। अगर हम बात करेंगे साथियों मंगल ग्रह की, तो ये सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है। उसके बाद में ये खुद के अक्ष पर घूर्णन एक दिन में लगाता है मित्रों। कितने दिन में? एक दिन में। और इसमें चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। मतलब मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? 2 चंद्रमा है साथियों। एक खुद के अक्ष पर घूर्णन एक दिन में और सूर्य के चारों ओर चक्कर 687 दिन में। तो अगर हम बात करें मंगल ग्रह के वर्ष की, तो वहां पर एक वर्ष का समय 687 दिन रहेगा और चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई मंगल ग्रह हो सकता है जीवन के अनुकूल हो, क्योंकि इसका खुद का चंद्रमा भी है और एक नहीं 2 चंद्रमा है। ये खुद के चारों ओर चक्कर एक दिन में लगा देता है अपने अक्ष पर घूर्णन, और बस यूं है कि दिन ज़्यादा लगेंगे वर्ष में। फिर दूसरा 5वां ग्रह देखेंगे मित्रों, बृहस्पति। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल का समय लेता है। मतलब यहाँ एक वर्ष लगभग 12 साल लगते हैं एक वर्ष पूरा होने में। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 दिन में ये कर लेता है, 9 दिन और 56 घंटे। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। देखिए बृहस्पति ग्रह के खुद के कितने चंद्रमा है? 53 चंद्रमा है इसके। शनि ग्रह की बात करेंगे तो ये सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने का समय लेता है और खुद के अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट। मतलब ये बहुत तीव्र गति से घूम रहा है और इसमें चंद्रमा की संख्या होती है लगभग 53। तो यहाँ पर भी चंद्रमा की संख्या 53 है, यहाँ पर भी 53 है साथियों। नेक्स्ट 7वां ग्रह है यूरेनस ग्रह आता है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 84 साल लगते हैं। मतलब आदमी खत्म, एक वर्ष में पूरा हो जाता है जिंदगी। तो यहाँ पर खुद के अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे और 14 मिनट और चंद्रमा की संख्या है लगभग 27। जबकि नेपच्यून की अगर बात करें तो ये सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाने में 164 साल मतलब व्यक्ति 2 बार मर जाएगा, 3 बार भी मर सकता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे और 7 मिनट का समय और चंद्रमा की संख्या है 13 नेपच्यून की। तो साथियों इस प्रकार ये 8 ग्रह के बारे में सूर्य से दूरी की बात की गई है, कितना समय लेते हैं एक सूर्य के चक्कर लगाने में। अब देखिए मित्रों, बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। देखिए समझिएगा एक एक चीज़ को। सौर मंडल के जो अभी हमने 8 ग्रह देखे हैं, ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उनका एक निश्चित सर्कल होता है, उसी सर्कल पर ये सूर्य के चक्कर हमेशा लगाते रहते हैं साथियों। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर ये जो चक्कर लगाया जा रहा है इसको कक्षा कहा जाता है। जैसे इसके पहले ये मान लीजिए बुध ग्रह है, फिर ये शनि ग्रह है, फिर ये पृथ्वी ग्रह है, जो भी है, तो अपनी खुद की एक कक्षा होती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया था कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो आपका आंसर रहेगा बुध ग्रह है। ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। आपका आंसर रहेगा शुक्र ग्रह को। लिख लीजिए इसको, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल पर। तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह को। क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है साथियों, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। मित्रों अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो देखिए कुछ बोने ग्रह भी होते हैं, मतलब छोटे, इनको ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्लूटो वर्तमान में ग्रह नहीं है साथियों, आपको याद रखना है। एक एक चीज को अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करना मित्रों। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, जिस पर हम रहते हैं, जो एक अद्भुत ग्रह है, जिसको कहा जाता है ऐसा कोई ग्रह आज तक मिला ही नहीं है जो पृथ्वी के समान हो।
देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आपको गिनकर मैंने बताया था तीसरे नंबर पर है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बात करें पांचवें नंबर की तो फिर पृथ्वी आएगी। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहते हैं, और भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो साथियों आगे बढ़ेंगे। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। संभवतः ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि जो जीवन है वो केवल पृथ्वी पर ही है, अन्य ग्रह पर अभी जीवन नहीं मिला है। मित्रों पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, यहाँ पानी है, यहाँ पर वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें भी है, जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहलाती है। तो मित्रों याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा पृथ्वी, क्योंकि यहाँ वो हर चीज है, वो हर चीज एक निश्चित तरीके से जो जीवन के लिए आवश्यक होती है वो निश्चित अनुपात और निश्चित जगह पर, निश्चित दूरी पर स्थित है। साथियों देखेंगे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो मित्रों अगर प्रश्न पूछे कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो फिर आपका आंसर रहेगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि आप दूर से इसको देखोगे तो फिर वो बिल्कुल नीली दिखाई देगी, क्योंकि लगभग 2/3 हिस्से में इसमें पानी है। मित्रों तो यहाँ पर नेक्स्ट चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मित्रों हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब अगर पृथ्वी 4 है तो चंद्रमा उसके सामने 1 है, 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो हमें कई बार लगता है कि चंद्रमा बहुत बड़ा है, लेकिन ये 1/4 इसलिए है क्योंकि 1/4 होने के बावजूद भी ये बड़ा दिखता है क्योंकि ये नज़दीक स्थित है। साथियों अगर हमसे बात करें इसकी दूरी की, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यह हमसे मतलब पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो दूरी आप समझ सकते हो, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है मित्रों वो 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि सूर्य की कितनी है 15 करोड़ किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना भी कर सकते हो। साथियों देखिए आगे बात करेंगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है? आंसर क्या रहेगा? 27 दिन का। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल भी नहीं है मित्रों। यहाँ पर जीवन आप नहीं, मतलब ऑक्सीजन वगैरह, पानी वगैरह, कई सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को आप आसानी से देख सकते हो। पूर्णिमा मतलब जिस दिन बहुत ज़्यादा उजाला होता है, अगर बादल नहीं होते हैं, चंद्रमा अगर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आप पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकते हो, गड्ढों, मैदानों और सतह के भाग को। अब बात करेंगे साथियों क्षुद्र ग्रह के बारे में। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं मित्रों। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वह देखो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। मित्रों वहां पर मैंने आपको बताया था मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये चक्कर लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये क्षुद्र ग्रह है, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, ये वहां पर पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में यहाँ पर क्षुद्र ग्रह भी दे रखा है। ये देखिए क्षुद्र ग्रह इस प्रकार के होते हैं जो पहले ग्रह ही थे, लेकिन टूट करके ये
अलग हो गए, इसलिए इनको छोटे छोटे ग्रहों में बट गए, इसलिए इनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ये किसके भाग हैं? ग्रह के ही भाग है जो बहुत पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे मित्रों। तो क्षुद्र ग्रह भी आपके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करेंगे उल्का पिंड के बारे में मित्रों। उल्का पिंड ये लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का। तो देखिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं उल्का पिंड। ये उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है मित्रों। मतलब जब उल्का पिंड वहाँ से टूट कर आते हैं पृथ्वी की ओर, तो आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कि तारा टूट गया, तारा टूट गया, तो वो तारा नहीं टूटता है, वो उल्का पिंड आता है पृथ्वी की कक्षा में, जो घर्षण के कारण साथियों गर्म होकर जल जाते हैं और ये प्रकाश उत्पन्न भी करते हैं। और देखिए कभी कभी कोई उल्का पिंड है वो पूर्ण रूप से नहीं जलेगा और पृथ्वी पर आकर गिर जाएगा, लेकिन आकार उसका बहुत छोटा हो जाता है और वहाँ पर गड्ढा भी बना देता है साथियों। देखिए देखेंगे क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये देखिए, ये चमकदार रास्ता ये इस प्रकार का दिख रहा होगा आपको। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है, जिसका नाम है मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है साथियों? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। जो ये आकाशगंगा आपको दिखाई दे रही है, इसमें हमारा सौरमंडल जिसमें सूर्य के 8 ग्रह हैं, ये किसका भाग है? ये मिल्की वे नाम से जो आकाशगंगा है इसका ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा साथियों? आकाशगंगा इसका नाम पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली इस प्रकार की लाखों, आगे बढ़ेंगे साथियों, आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। समझना हम कहाँ पर स्थित है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखिए ब्रह्मांड क्या है, अभी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हम एक ग्रह पर रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी का अपना खुद का एक चंद्रमा है साथियों। ये पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो अभी हम तो सूर्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। अब ये जो सौरमंडल है, ये सौरमंडल मिल्की वे नामक आकाशगंगा का भाग है। किसका है? मिल्की वे नामक आकाशगंगा का, जिसमें हमें ये पता नहीं है कि इस मिल्की वे आकाशगंगा में कितने सौरमंडल है, कितने, ये अभी हमको पता नहीं है बिल्कुल भी। और हमें यही पता नहीं, और ये पता लगा लिया कि ये जो मिल्की वे आकाशगंगा है, ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, उनसे बना है ब्रह्मांड। तो समझिए, जिसे एक समुद्र में आप एक कंकर फेंकते हो, समुद्र में एक छोटा सा कंकर फेंकते हो और वो कभी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं मिलता है, तो उसी प्रकार हमारी पृथ्वी है जिसका आकाशगंगा में बहुत ही छोटा अस्तित्व, उसका समुद्र में एक कंकर के बराबर। और उसमें भी पृथ्वी में इतने देश है, इतने देशों में इतने राज्य है, इतने राज्यों में इतने शहर है, गांव है, इतने व्यक्ति है, और जिसमें भी लोग कहते हैं कि मैं, तो साथियों ये मैं कहने से कुछ नहीं होता। हम यूँ मानिए चींटी की तरह भी नहीं है साथियों, ब्रह्मांड की अगर बात करें तो आप हमें कमेंट करके बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा साथियों। अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, शेयर करना नहीं भूले, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें साथियों। इसी प्रकार के प्रत्येक जो टॉपिक है उनको मैं नोट्स के माध्यम से, और जो चीज़ें समझाने की है उनको नोट्स और फुल डिटेल के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस वीडियो में तो मैंने प्रश्न नहीं कराए हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी जरूर कराऊंगा साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग सेशन पाने के लिए साथियों वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले। कमेंट करें कैसा लगा आपको ये। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले साइकोलॉजी का जो टेस्ट अपलोड किया था वो जरूर देख ले मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में।